रमल विद्या होती क्या है? रमल विद्या राशि जी वो विद्या है जिसको आप ये नहीं कह सकते कि इसके अंदर ऐसा होगा या नहीं होगा। इस विद्या के अंदर निकला हुआ आंसर आप ये सोचो 100% सटीक और सत्य होता है। रमल विद्या ऐसी विद्या है जिसके लिए महादेव आपको चुनते हैं। वाह, ये बहुत स्ट्रॉन्ग विद्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग माँ पार्वती द्वारा दी गई विद्या है। जब आप कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं इस समय जो एनर्जीज होती है ना वो वर्क करती है। अच्छा। एस्ट्रोलॉजी हमें हमारा फ्यूचर बताती है, ये आपको आपका प्रेजेंट बताती है। अच्छा। इसके अंदर ऐसा नहीं है कि कोई कुंडली बनती है आपकी जो आपका आगे क्या होगा, नहीं। अच्छा। प्रेजेंट क्या है। बहुत सारे केस मैंने सॉल्व किए हैं कि बहुत ज्यादा वो परेशान थे, उनके बेबीज नहीं हो रहे थे। हाँ, रमल में अगर आ गया कि नहीं आपकी किस्मत के अंदर बच्चे का योग, तो मैं ला नहीं सकती। और अगर रमल में आ गया तो कोई रोक नहीं सकता। आज हम मिल रहे हैं एक ऐसी रूह से जिनका सफर हिम्मत, फेथ एंड डिवाइन गाइडेंस से एक बेहतरीन संगम है। गीतू परमार 2004 में न्यूज एंकरिंग से शुरू हुआ उनका करियर, लेकिन एक पल ने सब कुछ बदल डाला। तो हम जानेंगे इस एपिसोड में वो चीज थी, वो कौन सा ऐसा स्टेटमेंट था जो उनकी लाइफ ऐसे बदल गई। शी इज अ स्टॉन्च बिलीवर ऑफ महाकाल, महादेव। उनका हर एक डिसीजन महादेव उनके लिए लेते हैं। उनका जो कनेक्शन है वो उनकी शक्ति है, असली पहचान और असली रास्ता उनको वो दिखाती है। आज गीतू जी वैदिक एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, रमल विद्या और क्रिस्टल हीलिंग के जरिए से लोगों को सिर्फ गाइडेंस ही नहीं, उनकी लाइफ बदल रही है। आज हम रमल विद्या के बारे में ढेर सारी बातें करेंगे। सो लेट्स डाइव इन एंड सी व्हाट गीतू परमार हैज टू शेयर विद अस। सारे लोगों से सबसे पहले जो भी हमारे शो पर आते हैं, मैं उनसे उनकी जर्नी पूछती हूँ। जी, कैसे आप इस मुकाम तक आए? मुकाम नहीं मैं कहूंगी, मैं इसको महादेव की ब्लेसिंग्स कहूंगी राशि। लोगों को लगता है कि मैं किसी मुकाम तक हूँ और मुझे लगता है कि शायद मैं थोड़ा सा महादेव के और क्लोज हो रही हूँ। और जर्नी मेरी जो स्पिरिचुअल जर्नी है ना, ये शुरू नहीं हुई, ये जागी है। अच्छा। स्पिरिचुअल तो मैं शुरू से ही थी, बहुत मानती थी मैं उस परमात्मा को। मुझे लगता था कि एनर्जीज होती हैं, परमात्मा है। तो लेकिन जो जवाब मैं बाहर ढूंढती थी ना, जब मैं महादेव से बहुत ज्यादा कनेक्ट हुई, तो वो जवाब जब मुझे अंदर ही मिलने लगे, वहां से मेरी जर्नी शुरू हुई। जब मुझे लगा कि लोग भगवान को बाहर ढूंढते हैं, असलियत में परमात्मा हमारे अंदर ही है। हम बाहर खोज रहे हैं। और जिस दिन हम अपनी अंदरूनी शक्ति को जगाना शुरू कर देते हैं, वो अवेकन हो जाती है ना, उस दिन समझो हम परमात्मा के साथ जुड़ जाते हैं और हमारी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो जाती है। वंडरफुल। मैंने एक जगह आपका पढ़ा कि आपने बताया कि एक स्टेटमेंट, एक सिंगल कोई आपसे बात कर रहे थे, उनकी एक स्टेटमेंट से आपका पूरी लाइफ बदली। जी, व्हाट वाज दैट? इन 2004 मेरा कैरियर एज अ जर्नलिज्म स्टार्ट हुआ। वाओ। मेरा स्टार्टिंग जो कैरियर रहा वो मैंने डीडी न्यूज से स्टार्ट किया। अच्छा। आफ्टर दैट फिर मैंने एक चैनल है MH1, उनमें उसमें काम किया। तो एक गुरुजी का मैं इंटरव्यू ले रही थी। अच्छा। ऑल ऑफ सडन लेना किसी और एंकर ने था, लेकिन जो डेस्टिनी को मंजूर होता वही है। तो जिस एंकर ने लेना था, उनकी अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से मुझे कहा गया कि आप ले लेंगे। मैंने कहा ठीक है, नो इश्यूज। तो जिनका मैंने इंटरव्यू लिया वो एक बहुत फेमस एस्ट्रोलॉजर थे। तो उन्होंने कहा कि गीतू ये आपकी जर्नी नहीं है जो आप जहाँ चल रहे हो। अच्छा। तो मैंने बोला क्यों गुरुजी? कह रहे नहीं, आप एस्ट्रोलॉजी करोगे, आप यही आपकी जर्नी है और इसी में ही आप नाम कमाओगे। मैंने बोला नहीं, मेरा इंटरेस्ट नहीं है।
तो ही वाज शॉक्ड और कहते इंटरेस्ट नहीं है। मैंने कहा ऐसा नहीं है कि इंटरेस्ट नहीं है, आई बिलीव, अगर मैं स्पिरिचुअल हूँ तो मैं बिलीव करती हूँ, लेकिन ऐसी चाहत नहीं है सीखने की। लेकिन अगर हम कहें तो हम लोग पपेट्स हैं, जो उस परमात्मा ने लिखा है होगा वही, सिर्फ एक टाइम आने के ऊपर होता है कि जब समय आता है। उनकी मैंने बात सुनी और फॉर ग्रांटेड कर दी, उसको सीरियसली नहीं लिया, और वही जर्नी मेरी, जो मेरा प्रोफेशन था उसी में चलता रहा। कोइंसिडेंस, एक दो बार फिर ऐसा हो गया कि उनका मेरा दोबारा मुलाकात हुई। ओके। तो उन्होंने फिर मुझे एक, कहते ना, कमांड सी दी। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं आपसे मिलूंगी। तो अब मैं एस्ट्रोलॉजी को बहुत मानती थी, ग्रहों को बहुत मानती थी। मैं बाय बर्थ 12 नंबर हूँ, अच्छा। जिसका मूलांक 3 होता है। और 3 नंबर वाले जिनका भी मूलांक होता है ना, ऐसे लोग बहुत स्टूडियस भी होते हैं और गुरु को बहुत मानते हैं, क्योंकि उनका गुरु ग्रह बहुत स्ट्रांग होता है। ओके। तो मुझे लगता था कि नहीं, अगर ये एनर्जीज कुछ तो कह रही हैं, क्योंकि मेरी इंट्यूशन पावर शुरू से हाई थी और मैं मानती थी। अगर मुझे किसी ने कोई काम कहा और मेरी 6 सेंसेस कह रही हैं कि तू ये काम नहीं करना, तो राशि मुझे कुछ भी हो जाए, मैं वो काम नहीं करती थी। वंडरफुल। तो मुझे लगता था नहीं, मेरी एनर्जीज कह रही है मुझे नहीं करना। तो सम टाइम ना कुछ लोग इसको बहुत ज्यादा कहते थे, बहुत एडिमेंट है, रूड हो जाती है, नहीं कर रही। लेकिन शायद वो मेरी फ्रिक्वेंसी को नहीं समझ पाते थे, या उस समय मैं ही डिकोड नहीं कर पाती थी कि एग्जैक्ट है क्या, क्योंकि मैं उस लेवल पे नहीं थी, तो मैं ही समझ नहीं पाती थी। और जिस चीज को आप नहीं समझोगे उसको आप कैसे डिकोड करोगे। बिल्कुल। तो मैं सुन लेती थी, अच्छा ठीक है, मैं जिद्दी हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं एडमेंट हूँ, मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं नहीं करूंगी क्योंकि मेरी एनर्जीज नहीं कह रही। ऐसे चलता गया, साइड बाय साइड मैं स्टडी करती गई। अच्छा। ऐसा नहीं कहूंगी कि स्टडी नहीं किया, लेकिन साइड बाय साइड, एज अ प्रोफेशन नहीं बनाया। लाल किताब सीखा। अच्छा। फिर उसके बाद लाल किताब के बाद भी ना मन के अंदर आता था कि नहीं, अभी ये वो लेवल नहीं है। मतलब कहते हैं ना कि कई बार आपकी सेंसेस कहती हैं कि इसके अंदर उतनी ज्यादा सटीकता नहीं है। मैं ये नहीं कहूंगी लाल किताब सच नहीं है, बट मेरे को लगता था कि इतनी सटीकता नहीं है। फिर उसके बाद वैदिक पढ़ना शुरू किया। अच्छा। वैदिक में लगा कि नहीं, ग्रह बोलते हैं, स्टार्स बात करते हैं, आपको बात करनी आनी चाहिए। उसमें इंटरेस्ट बढ़ा। लोगों के सामने डिस्क्लोज नहीं किया, क्योंकि मैं शायद इस चीज को मानती हूँ, बिलीव करती हूँ कि अपनी जिंदगी को सूर्य की तरह बनाओ। जब सूर्य उगता है तो उसको किसी को कहना नहीं पड़ता, मैं उग गया। और मैं मानती हूँ कि शायद जिस चीज को ना लग जाती है ना, वो सक्सेस नहीं होती। बिल्कुल सही बात है। तो मैंने अपने मन में ठान लिया कि जब मैं कुछ बन जाऊंगी ना, तो दुनिया देखेगी। और जब परमात्मा मेरे साथ है तो मुझे दुनिया का साथ नहीं चाहिए। मैं धीरे धीरे चीजें सीखती गई। फिर उसके बाद न्यूमरोलॉजी सीखी। अच्छा। न्यूमरोलॉजी में क्रेज आना शुरू हुआ। अब धीरे धीरे मोडालिटी सीख ली, लाल किताब भी सीख लिया। जब न्यूमरोलॉजी सीखी उस समय मैं महादेव से बहुत ज्यादा कनेक्ट हो चुकी थी। अच्छा। बहुत ज्यादा। तब मुझे पता चला रमल विद्या का। हाँ, आई वॉज कमिंग टू दैट। ओके। ऑनेस्टली रमल विद्या, रमल एस्ट्रोलॉजी मैंने पहले कभी नहीं सुना था। जी। जब हमें आपका रिकमेंडेशन आया तो मेरा माथा ठनका ऑनेस्टली, ये क्या होता है। ऑफ कोर्स इंटरनेट पे बहुत कुछ है, बट क्योंकि हमें नहीं पता था जी। तो मैंने कहा आपको तो बुलाना ही है। अब रमल विद्या होती क्या है, सबसे पहले हमारे व्यूअर्स को बताइए। रमल विद्या राशि जी वो विद्या है जिसको आप ये नहीं कह सकते कि इसके अंदर ऐसा होगा या नहीं होगा। इस विद्या के अंदर निकला हुआ आंसर, आप ये सोचो, 100% सटीक और सत्य होता है। अच्छा जी। इस विद्या के आपको गुरु भी बहुत कम मिलेंगे और इस विद्या के ज्ञाता भी बहुत कम मिलेंगे। हर प्रोफेशन को हम चुनते हैं, लेकिन एस्ट्रोलॉजी को परमात्मा हमें चुनता है। ये विद्या ऐसी है। लेकिन उसमें से भी
रमल विद्या ऐसी विद्या है जिसके लिए महादेव आपको चुनते हैं। वाओ। ये बहुत स्ट्रांग विद्या है, बहुत स्ट्रांग। अगर हम इसकी बात करें तो माँ पार्वती द्वारा दी गई विद्या है। अच्छा। तो इसमें जब आप कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं, इस समय जो एनर्जीज होती है ना, वो वर्क करती है। अच्छा। उस समय आप एस्ट्रोलॉजी हमें हमारा फ्यूचर बताती है, ये आपको आपका प्रेजेंट बताती है। अच्छा। इसके अंदर ऐसा नहीं है कि कोई कुंडली बनती है आपकी जो आपका आगे क्या होगा, नहीं। अच्छा। प्रेजेंट क्या है, ओके, वो पता चलता है इसके अंदर। जो आप उस वक्त क्वेश्चन पूछ रहे हैं जी, उसका करेक्ट आंसर ओके। कि अब ये अगर आप किसी सिचुएशन के अंदर हैं और आप रमल विद्या के थ्रू उसका आंसर पूछना चाह रहे हैं, तो 100% आंसर सटीक और सत्य ही आएगा। उसमें आप ये नहीं सोच सकते कि अब मैं कुछ और किसी से पूछूं या नहीं पूछूं। वेरी तो नाइस। ये स्ट्रॉन्ग विद्या है। तो आपने इसकी पढ़ाई करी? मैंने नहीं करी, शायद महादेव ने चुना है मुझे हाँ, इसकी पढ़ाई करने के लिए। उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं इस विद्या को ग्रहण करने योग्य बन सकी। तो मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड मानती हूँ। और ये विद्या ऐसी भी नहीं है कि हर कोई सीख लेगा। बहुत यूनिक विद्या और बहुत खास विद्या है। अच्छा। और बहुत अगर आपकी एनर्जीज बहुत हाई हैं, तब आप इस विद्या को सीख सकते हो। ऐसा नहीं कि आपने इस विद्या को सीख लिया और आपने अगर दुनिया को कह भी दिया मैंने इस विद्या को सीख लिया, लेकिन आपकी एनर्जीज हाई नहीं है, तो आपके आंसर्स कभी भी एक्यूरेट नहीं निकलेंगे, आपकी वाक शक्ति ही नहीं होगी। वेरी तो नाइस। इस विद्या के लिए पहले आपकी खुद की एनर्जीज, खुद की फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होनी चाहिए। गीतू, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इस विद्या से सॉल्व किया हुआ कोई केस एज एन एग्जाम्पल विदाउट नेम्स हमारे व्यूअर्स को बताएं। बहुत सारे केस मैंने सॉल्व किए हैं। अच्छा। बहुत सारे। अच्छा। अभी रिसेंट में भी किसी का एक केस सॉल्व किया कि बहुत ज्यादा वो परेशान थे, उनके बेबीज नहीं हो रहे थे। अच्छा। उन्होंने बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट्स ले लिए, हर जगह भटक लिए। किसी ने कहा कि आपके ऊपर किसी ने कुछ किया हुआ है। ये आजकल लोगों ने बहुत इजी वे बना ली है सामने वाले को डराने का। एस्ट्रोलॉजी डराने का काम नहीं है। एस्ट्रोलॉजी सामने वाले इंसान को एक कहते हैं ना कि पैम्पर किया जाना चाहिए, एक उसको संभालने का। अगर आपको ये विद्या दी गई है तो आप सामने वाले को संभालो, उसको डराओ मत। लेकिन आज एस्ट्रोलॉजर ने शायद अपना ये प्रोफेशन समझ ली है कि जितना हम डराएंगे उतनी हमारी दुकान चलेगी। ऐसा नहीं, कर्मास लौट कर आते हैं। बिल्कुल। आज आप किसी को डराएंगे, कल परमात्मा आपको डराएगा। बिल्कुल बिल्कुल ट्रू। तो मैं इस चीज को बिलीव करती हूँ। मैं किसी की बुराई नहीं करूंगी, लेकिन सिर्फ मैं इसी चीज को कहती हूँ कि अगर आपको परमात्मा ने कोई विद्या दी है तो उसका मिसयूज मत करो। तो अभी हम जैसे अपने केस की बात कर रहे हैं, तो वो बहुत डर चुके थे। अच्छा। लास्ट 5 to 7 ईयर्स हो गए। जिस घर में देखो बच्चे की किलकिलाहट जो होती है ना, वो घर के अंदर खुशियां लेके आती है। और बच्चा सिर्फ एक बच्चा नहीं होता, एक हस्बैंड वाइफ के बीच में ब्रिज का काम करता है। तो वो ब्रिज ना होने की वजह से उन दोनों हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस भी खराब हो रहे थे। घर में बहुत कुछ आ रहा था और वो लेडी बहुत ज्यादा डिप्रेशन में जा रही थी, क्योंकि उसको बहुत कुछ सुनना पड़ता था। आज हम कहते हैं हम 21वीं सदी में है, लेकिन स्टिल आज भी कई घर ऐसे हैं जहां आपको बांझ जैसे शब्द सुनने पड़ते हैं। अच्छा। तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी और जब मेरे पास आई तो उन्होंने मुझे बोला कि मैम मुझे ऐसे लगा कि आप महादेव को बहुत मानते हो और आपकी रील्स को देख के भी हमें लगता है, तो हमें लगा कि शायद हमें सही रास्ता मिल रहा है। तो आप हमें बताइए हम क्या करें। तो मैंने उनको बोला आपको किसने बोला है? तो किसी ने बोला कि आप सारी जिंदगी माँ बन ही नहीं सकती। अच्छा। मैं आपको पेपर पे लिख के दे देता हूँ, आप उसको अपने पास रखिए। अगर आप माँ बन जाती हैं तो मैं अपनी इस विद्या को छोड़ दूंगा। तब मैंने उनको बोला, मैंने कहा देखो, अगर कोई एस्ट्रोलॉजर ये बात बोल रहा है तो पहली बात तो वो
एस्ट्रोलॉजी कर ही नहीं रहा, क्योंकि आप अपनी विद्या को इस तरीके से नहीं कर सकते, आप बेच नहीं रहे हो। आप ये कहने वाले कौन हो कि तुम माँ बन ही नहीं सकते। आपने तो अपना दर्जा भगवान से ऊंचा कर लिया। बिल्कुल। मैंने कहा देखो, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, जो बोलेंगे मेरे परमात्मा, मेरे महादेव बोलेंगे। हाँ, रमल में अगर आ गया कि नहीं आपकी किस्मत के अंदर बच्चे का योग, तो मैं ला नहीं सकती। और अगर रमल में आ गया तो कोई रोक नहीं सकता। वेरी नाइस। तो जब मैं कार्ड्स कर रही थी तो मैंने सिर्फ उनको एक ही बात बोली थी, मैं कार्ड्स कर रही हूँ, अपना विश्वास रखना, क्योंकि जहां आपका विश्वास डगमगाएगा रमल में आंसर नहीं आएगा। अच्छा। जहां आपके मन में अगर ये हल्का सा भी शक आ गया ना, या क्लियर क्वेश्चन नहीं हुआ, तो रमल विद्या ऐसी विद्या है वो आंसर ही नहीं देगी। तो मैंने कहा अपने मन के अंदर अपने आप को सरेंडर करके रखना कि जो भी आंसर निकलेगा वो परमात्मा का दिया हुआ आशीर्वाद होगा, तो आंसर आएगा। आंसर क्या आया? कह रही ठीक है। कार्ड्स निकाले, कार्ड्स के अंदर निकल के उनका आ गया कि बेबी होगा। ओह नाइस। मैंने उनको बोला, मैंने कहा ऐसा है, मैं किसी को ब्लेम नहीं करूंगी, अब आप मेरे पास अपने बेबी को लेकर ही आओ। ओह सो नाइस। तो मतलब कह रही मैं आईवीएफ करवा चुकी हूँ, मैं सबको, मैं क्या मुझे कुछ नहीं जानना, आप आयुर्वेद ट्रीटमेंट ले रहे हो, आप आईवीएफ ले रहे हो, आप सब कुछ बंद कर दो, मत लो। अच्छा। मैं नहीं कह रही, मैं क्या साइंस और एस्ट्रोलॉजी दोनों साथ चलती हैं, लेकिन साइंस साइंस है, उससे ऊपर परमात्मा है। तो वो इतना ज्यादा खुश होके गई। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। ओके। अच्छा, हमने सुना है कि रमल एस्ट्रोलॉजी में यू डोंट नीड बर्थ डेट, टाइम, ये सब नहीं जरूरत होती। तो कैसे? जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरी मदर है, अब वो तो पहले जमाने में तो नहीं, उनसे डेट भी कंफ्यूज रहती थी, तो पॉसिबल होता है? यस। अच्छा, थ्रू कार्ड्स? यस। अच्छा, रमल के एक्यूरेट अंदर होता है? एक्यूरेट होता है। रमल में हमें कोई डेट ऑफ बर्थ नहीं चाहिए, अच्छा, कोई टाइम नहीं चाहिए, कोई प्लेस नहीं चाहिए। अच्छा। रमल सिर्फ चलती है आपकी एनर्जीज पे, ओके। और आपके कर्मास पे। रमल का आंसर, मैंने आपको कहा ना, रमल ऐसा नहीं है कि आपको फ्यूचर प्रिडिक्ट करेगी कि ऐसा होगा। आप जिस समय मेरे पास आ रहे हैं, उस समय आपकी मेरी एनर्जीज कितनी अलाइन हो रही हैं, उस समय आपके कर्मास क्या कह रहे हैं, उस समय ग्रह क्या कह रहे हैं, वो आंसर जो होगा वो ही रमल का आंसर होगा। और आपकी जो प्रॉब्लम होगी उसका एक आंसर आप उस वक्त देते हैं। वेरी नाइस। दिस इज एक केस तो हमने देखो डिस्कस किया है अभी। जी। ऐसा कोई और चौंकाने वाला जो आप भी बहुत अमेज्ड हो गए थे, एक और केस कोई बताइए जो आपने रमल के थ्रू किया और मतलब यू वर थ्रिल्ड। ये केस मैंने पहले भी एक चैनल पे बताया था। ओके। इस विद्या ने ना मुझे ऐसा चौंका दिया था, ऐसा चौंका दिया था कि मेरी रूह कांप गई थी। अच्छा, क्या हुआ था? ये केस मेरी खुद की फैमिली का है। अच्छा। मेरे फादर के साथ। शायद जो लोग एनर्जीज को नहीं समझते उन्हें ये सच नहीं लगेगा, लेकिन जो समझते हैं एनर्जीज होती हैं, उन्हें ये चीज बहुत ज्यादा टच करेगी। मेरे फादर की हेल्थ बिल्कुल ठीक थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। नॉर्मली मैं पूजा कर रही थी महादेव की, जैसे मैंने कहा मैं मंत्र जाप करती हूँ। मुझे इंडिकेशंस आने शुरू हुए कि समथिंग हैपेंड। अच्छा। मैं समझ नहीं पा रही थी, नहीं समझ में आ रहा था कि क्या चीज कहना चाह रहे हैं। मैंने महादेव को बोला, मैं क्या महादेव नहीं समझ पा रही क्या चीज है, क्योंकि मैं महादेव को ना अपना सब कुछ मानती हूँ। वो मेरे पिता भी हैं, मेरे भाई भी हैं, मेरे गुरु भी हैं और मेरा गुरूर भी है। तो मेरे लिए सब कुछ वही है। मैंने कहा महादेव नहीं समझ पा रही, ऐसा ना कुछ हो कि जो मैं गलत कर दूं, आप मुझे समझाओ। मैं रमल कार्ड्स लेके बैठी, थोड़ा सा
किसी का मेरी एक्चुअली बड़ी माँ की तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। उनकी हेल्थ को लेके बैठी। उनकी हेल्थ को कार्ड्स मैंने ओपन करना चाहा कि उनकी क्या हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं। बार-बार कार्ड्स मुझे कुछ और बताना चाह रहे थे। अच्छा। मैंने कहा कार्ड्स क्या बताना चाह रहे हैं? जैसे आप कहते हैं ना कि जैसे मैं रुद्राक्ष से कहती हूँ कि रुद्राक्ष आपकी बात सुनता है, ऐसे कार्ड्स भी आपकी बात सुनते हैं। तो मैंने कहा मैं क्या आप क्या मुझे समझाना चाह रहे हो कि फादर पे कुछ हेल्थ इश्यू है या मेरे ब्रदर पे है या बड़ी माँ पे है? तो जैसे ना आपको कुछ एनर्जीज़ फ़ील होनी शुरू हुई कि फादर के ऊपर। अच्छा। हाँ, तो मैंने अपने फादर को फ़ोन किया, मैं क्या आपकी तबीयत कैसी है? आगे से उन्होंने बहुत उसमें रैंडम कहा, मैं तो ठीक हूँ, कुछ भी नहीं है, क्या प्रॉब्लम हो गई बता? मैंने कहा नहीं ऐसे मुझे कुछ फ़ील सा हुआ। उन्होंने फॉर ग्रांटेड ले लिया, कुछ नहीं है और था भी कुछ नहीं। ये मई की बात है। अच्छा। हमने उनके सारे टेस्ट कराए, उनको कोई हेल्थ इश्यू नहीं, कुछ भी नहीं। देन जून निकल गया, जुलाई में मैंने उनको फिर दोबारा बोला आप एक बार टेस्ट कराओ। तो नॉर्मल जैसे एज फैक्टर है 75 इयर्स के वो थे, तो नॉर्मली जैसे सोडियम बढ़ा हुआ है, ये ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ नहीं आ रहा था। अच्छा मुझे जहाँ कन्फ्यूज़न लगती है ना राशि अ, शायद लोग हँसेंगे, लेकिन मैं पर्ची डालती हूँ। अच्छा। अगर मैं 2 चीज़ में डाइसी हूँ और मुझे आंसर नहीं समझ में आ रहा, तो मैं महादेव के आगे पर्ची डाल देती हूँ, कि महादेव जो भी उठाऊँगी ना, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, यू आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। सो नाइस। तो मुझे लगा कुछ मेजर हेल्थ इश्यू है या नॉर्मली है। मैंने महादेव के आगे पर्ची डाली, उसमें निकल के आया मेजर हेल्थ इश्यू। ओके। मैंने दोबारा अपने फादर को बोला, तो ही सेड कुछ नहीं है, बार-बार मैं क्या डॉक्टर टेस्ट करवाता रहूँ? मैंने कहा नहीं एक बार और करवा लो। जुलाई में इनके एमआरआई वगैरह सब टेस्ट हुए, तब हमें पता चला कि कुछ लंग्स में प्रॉब्लम है, कुछ ऐसे लीवर इश्यूज़ आ रहे हैं। हमें सिर्फ कुछ छोटी-छोटी प्रॉब्लम समझ में आई, मेजर समझ में नहीं आया। फिर दोबारा फिर इनको एडमिट करवाया गया, टेस्ट करवाए गए, उसमें पता चला इनको लीवर कैंसर है 4th स्टेज। और कार्ड्स में पहले ही आ गया था। कार्ड्स में पहले आ चुका था कि मेजर इश्यू है, हेल्थ इश्यू है। सिर्फ कार्ड्स नहीं, एनर्जीज़ बता रही थी। मैं ये नहीं कहूँगी सिर्फ कार्ड्स बता रहे थे, एनर्जीज़ बता रही थी। मैं बहुत शॉक्ड हो गई। मैं फादर को जब मिलने गई, तो मैंने उनसे पूर्णमासी थी। मैंने उनसे ना सारा दान पुण्य जैसे करवाते हैं, मैंने दान तो उन्होंने मुझे बोला ऐसा कुछ नहीं है, क्यों इतने दान पुण्य करवा रही है? मैंने बोला ऐसे ही दान पुण्य करवा रही हूँ। उनको हमने एडमिट करवाना था, मैंने अपने ब्रदर को बोला मैं क्या हमने एडमिट नहीं करवाना? कह रहा क्यों? मैं कहा नहीं मैं कल बताऊँगी एडमिट करवाना है या नहीं करवाना। राशि बहुत हिम्मत करके मैंने कार्ड्स निकाले। ये परमिशन नहीं होती कि हम किसी की भी डेथ को ऐसे प्रिडिक्ट करें। लेकिन अगर कोई डेथ बेड पे है या कोई बहुत बीमार है, तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो मैंने महादेव से ही पूछा, मैंने कहा महादेव अगर ऐसा है, तो मैं कार्ड्स निकालूँगी और अगर आपको लगता है वो ठीक हो जाएँगे, तो मैं कार्ड्स नहीं निकालूँगी। मेरे को रात को सोते-सोते ड्रीम आया कि कार्ड्स निकाल। अच्छा। तो मुझे ना राशि कई बार इस चीज़ को लगता है कि शायद महादेव मेरे से बात करते हैं। पॉसिबल। तो मैं फ़ील करती हूँ। ये आप मेरे से पूछ रहे हो नहीं तो मैं नॉर्मली नहीं बताती, हाँ, मैं लेकिन मुझे समझ लगता है गई। कि महादेव मेरे से बात करते हैं। मैंने कार्ड्स निकाले, मेरे पास 3 डेट्स आ गई हाँ। कि 21 डेज़, 30 डेज़ और इस तरीके से 3 डेट्स आ गई। और ये भी आया कि अगर इस टाइम पीरियड में ये चले जाएँगे, तो वेल एंड गुड। नहीं तो दूसरे टाइम पे जाएँगे, तड़फेंगे। तीसरे टाइम पे जाएँगे, तो ये बहुत ज़्यादा तड़फेंगे भी और ब्रदर के ऊपर बहुत ज़्यादा डेब्ट हो जाएगा। ओह! अच्छा। मैंने उन डेज़ में अपना सब काम छोड़ के, मैं रोज़ अपने फादर के पास सारा-सारा दिन रहती थी। मैं जब अपने फादर के पास जाती थी ना, किसी को उनकी बात समझ नहीं आती थी। उनकी वोकल ऐसे हो गई थी, किसी को समझ नहीं आती थी। और मैं उनसे जब बात करती थी, ऐसे बात होती थी कि जैसे मैं उनका एक-एक लफ्ज़
सुन पा रही हूँ। जैसे बच्चा कहते हैं ना कि माँ बच्चे की पूरी भाषा सुन पाती है, तो कोई भी उनकी बात समझ नहीं पाता था। हर कोई मुझे कहता था तू जाके पूछ, तेरे को समझ में आएगी। मैं उनकी हर बात समझती थी। वो हर दिन मुझे कहते थे ये तो एक वक्त आएगा कि हमारा परिवार तेरे नाम से जाना जाएगा। तो मैं कहती थी अच्छा चलो ठीक है, आप अपनी हेल्थ को देखो। तो मुझे वो कहते थे कि नहीं, तुझे सब पता है कि अब समय आ चुका है। मैं कहती थी कुछ नहीं आया, तो तुझे सब पता है। और वाकई ही मुझे पता था कि समय आ चुका है। सारी बातें होती थी। लास्ट 2 मैंने उनको इतना कहा था, मैं क्या बिलीव मी, मैं आपको एक जल बना के दे रही हूँ, आप इस जल के अलावा कुछ नहीं पियोगे, दर्द नहीं होने दूंगी, ये मेरी गारंटी है। अच्छा, आप सोचो 4th स्टेज का कैंसर, उनको इतना सा भी पेन नहीं हुआ था, क्योंकि उनका बिलीव सिस्टम मेरे ऊपर था और मेरा बिलीव मेरे महादेव पे था। एनर्जीज वर्क किया। मैंने उनको जल दिया, कुछ मंत्र पढ़ के। मैं इतनी बड़ी शक्ति नहीं हूं कि उस मंत्र में इतनी ताकत हो कि मैं साइंस को हरा सकूं, लेकिन एनर्जीज में ताकत है ना। राशि वो 2 डेज के लिए एडमिट हुए और उसके बावजूद उन्होंने दूसरा पानी नहीं पिया। उन्होंने कहा मुझे वही पानी पीना जो गीतू ने बना के दे रखा है। डॉक्टर्स ने 2 दिन बाद हमने कहा आपने इनको क्यों लेके आए हो, आप ट्रीटमेंट तो कुछ ले नहीं रहे हो। मैं कहा मुझे ट्रीटमेंट लेना ही नहीं है, मुझे पता है। मैं सिर्फ इनको एंड तक इनको नहीं बताया कि आपको क्या हेल्थ इशू है। उनको एंड तक नहीं पता था उनको क्या प्रॉब्लम है। उनको सिर्फ एक था कि हाँ उनके पेट में पानी आ गया, बस। हम 2 दिन बाद उनको घर लेके आए। जब वो घर आए तो तब रेगुलर वही पानी, उसके अलावा दूसरा पानी नहीं, वही पानी पीना। सिर्फ उनका बिलीव था और मेरा बिलीव था कि इनको मैं दर्द नहीं होने दूंगी। लास्ट 5 सितंबर को जब मैं उनका मैंने हाथ होल्ड किया और मैंने उनके फॉरहेड पे किस किया, मैंने कहा पापा बाय एवर फॉर एवर। तो मतलब ही सेड कि हाँ मुझे तुझे पता है। और आप बिलीव करोगे कि मैं 12:30 या 1 बजे घर पहुंची। सॉरी। No, I completely feel what you're saying. और मैंने आके अपने हस्बैंड को बोला, मैं क्या मॉर्निंग 5:45 अच्छा, तक हमें कॉल आ जाएगा। मतलब it was so accurate. कह रहे गीतू ऐसा ही होगा। मैं क्या हाँ ऐसा ही होगा। और आप मानोगे हम जब घर पहुंचे हैं, मॉर्निंग 5:45 थे या हाँ 5:40 कुछ ऐसा ही टाइम था। मेरे ब्रदर का कॉल आ गया, गीतू फादर। मैं क्या ठीक है। और राशि मैंने एक आंसू नहीं बहाया था, एक भी आंसू, क्योंकि मुझे पता था वो मोक्ष पाके गए हैं। तो ये इसीलिए मेरा बिलीव बहुत ज्यादा है। आप मेरे को एक बात बताओ गीतू, जैसे आपने रमल कार्ड्स में देखा जी, जो भी, मैं प्रिडिक्शन नहीं बोलूंगी पर जो भी आंसर्स आपको मिले, जी, ऐसा जैसे आपने बोला आपने जल बना के दिया, तो क्या ऐसा जल आप और भी लोगों के लिए बना सकते हैं अगर कोई पेन में हो या आप पे विश्वास रखे? हाँ आप विश्वास करते हैं? रखे तो हीलिंग का जो विश्वास हीलिंग मैं वाटर हीलिंग जिस करती हूँ। ओके, बहुत लोग बहुत डिप्रेशन में आ जाते हैं, हाँ बहुत ज्यादा उनको एंजाइटी हो जाती है, जी, तो मैं हीलिंग्स करती हूँ। ओके, जरूरी नहीं होती हीलिंग से सिर्फ आपने किसी को बैठ के, अगर आपने आपकी आवाज के अंदर, आपकी ध्वनि के अंदर भी इतनी पावर्स होती हैं कि आप सामने वाले को हील कर सकते हो। बेसिकली ट्रस्ट। मेरे को ये लगता है कि हर विद्या का आधार सिर्फ एक है और वो है आपका बिलीव। वेरी नाइस। अगर आपका बिलीव है तो आपके लिए ये जल बहुत कुछ काम करता है। लोग इसको पानी समझते हैं, पानी है ये असलियत में आपकी बात सुनता है, ये आपकी हर बात को फील करता है, कमांड करता है। इसमें इतनी शक्तियां हैं कि आप इसके साथ कितनी ज्यादा चीजें मैनिफेस्ट भी कर सकते हो। अगर हमारा बिलीव है तो ये जल बहुत काम करता है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ जल लोगे, दवाइयां नहीं लोगे, मेडिसिन नहीं लोगे, लेकिन मेडिसिन के साथ साथ ये बहुत बड़ा काम करता है। हर चीज का आधार सिर्फ होता है बिलीव। अगर आप मुझ पे बिलीव करते हैं तो मैं महादेव पे बिलीव करती हूँ, वो एनर्जीज बहुत ज्यादा बढ़ जाती है।
जैसे अभी हम पानी पी रहे थे और जी। मैंने पानी रखा था, आपने जी। मुझे टोका कि आधा ग्लास में पानी, मतलब पानी आधे ग्लास में मत छोड़ा करो। क्या महत्व है इसका? पानी बहुत बड़ी एनर्जी है। ओके। बहुत कुछ हम अगर चाहें ना, इस पानी से मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अच्छा। हम अगर एस्ट्रोलॉजिकली देखें, तो पानी को हम चंद्र का कारक भी कहते हैं। पानी को लिक्विड मनी से भी जोड़ा जाता है। अच्छा, व्हाट इज दैट? पानी का अगर आप वेस्टेज करते हैं, हाँ। तो आपकी लाइफ के अंदर पैसों को लेके बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। अच्छा। लोग पानी को ना सिंपल पानी यूज किया, आधा पिया और आधा छोड़ दिया। हाँ। नहीं, उससे आप अपना चंद्र ग्रह भी कमजोर कर रहे हैं। उससे आप अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ में भी रुकावट लेकर आ रहे हैं। अच्छा। और सबसे बड़ी चीज जो आज के टाइम में यूथ फेस कर रहा है, डिप्रेशन, उसका कारण भी यही है। अच्छा। क्योंकि अगर आपका चंद्र वीक होगा, तो आपको ये सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। आप एंजाइटी फील करोगे, डिप्रेशन फील करोगे, लोनलीनेस फील करोगे। तो ये सारी चीजें होती हैं। देखो, पानी के अंदर बहुत ताकत है। हम कुछ भी कहते हैं ना कि बात सुनना, तो पानी के अंदर इतनी एनर्जीज हैं। अगर आप पानी को देख के मंत्र जाप करते हैं, तो वो पानी पानी ना बन के अमृत बन जाता है। अच्छा। यस। और फिर अभी पी जो लें। मैंने कहा कि मैंने अपने फादर को जल दिया, हाँ। जल ही तो था, पानी ही तो था। लेकिन उसमें क्या था, सिर्फ मैंने जो मंत्र करती हूँ उसका उच्चारण, उसकी एनर्जीज, उसमें कुछ मैंने ऐड ऑन नहीं किया था। तो वो उस जल ने कितना बड़ा काम कर दिया। तो जैसे जल से मुझे याद आ रहा है कि अभी महाकुंभ हुआ था जी। गंगा पे था जी। वहां रात को जब हम गए तो रात को 2 बजे से वहां पे सबके अपने अपने जो थे वहां पे कहीं मंत्र हो रहा है, कहीं गुरुवाणी चल रही है, कहीं भजन हो रहा है, तो वो सब तो पानी में जा रहा था। तो वहां पे किसी ने बोला कि देखो कितना हाई एनर्जी होगा उस कुंभ के गंगा के पानी में अभी कि इतना वहां पे लाउड स्पीकर पे चल रहा है। तो क्या आप लोगों को सजेस्ट करते हो कि अपने घर में भी, मतलब जैसे लोग फाउंटेन्स लगाते हैं या अपने किचन में कुछ ऐसा मंत्र चलाएं जहाँ पे फिल्टर होता है, व्हाट डू यू सजेस्ट? देखो, जैसे हम अभी कार्तिक का महीना गया है, हाँ। ठीक है। हर इंसान गंगा स्नान करने नहीं जा सकता, बिल्कुल। ठीक है। बहुत मुश्किल हो जाता है, टाइम भी नहीं है लोगों के पास, और कभी कुछ प्रॉब्लम। तो हम कहते हैं कि अगर आप उसके अंदर थोड़ा सा गंगा जल ऐड कर देते हो, तो वो गंगा जल बन जाता है पूरा, ठीक है। किसी के पास गंगा जल भी नहीं है, आपने फिर भी फील करना है, तो अगर आप अपने जो आप पानी है उसको अगर आप हाथ में लेके ओम नमः शिवाय का अगर आप मंत्र जाप भी कर लेते हो ना, तो वो इतना हाई एनर्जी वाला, इतना हाई फ्रिक्वेंसी वाला जल बन जाता है कि वो आपके लिए एक अमृत का ही काम करता है। तो जो लोग भी अपने किचन के अंदर मंत्र जाप चलाते हैं, स्पेशली उनके किचन में जिनके यहाँ तामसिक भोजन नहीं बनता, आप नॉनवेज बना रहे हो और आप मंत्र जाप बना रहे हो, तब तो आप फ्रीक्वेंसीज खराब कर रहे हो, एनर्जीज खराब कर रहे हो। करेक्ट। हम नॉर्मल खाना खाते हैं, वही खाना हम किसी मंदिर या गुरुद्वारे में जाके खाते हैं, उसका टेस्ट चेंज हो जाता है। क्यों? एनर्जीज। तो जब एक लेडी, एक फीमेल अपने घर में खाना बनाती है और उस किचन के अंदर मंत्र जाप चल रहा है, तो आप बिलीव करोगे उसके खाने का स्वाद ही अलग होगा। स्वाद सिर्फ मिर्च मसालों का नहीं होता, आपकी एनर्जीज का भी होता है। पहले लोगों के अंदर, घर के अंदर एक फीमेल जो होती थी ना, वो माँ अन्नपूर्णा होती थी। अगर उसने खाना बनाया, 4 क्या 10 लोग भी ऊपर से चले जाते थे ना, खाना कम नहीं पड़ता। बिल्कुल सही बात। वो वाइब्रेशंस थी ना। बिल्कुल। लेकिन आज क्या है, आज फीमेल्स किचन में ही नहीं जाती, लैक ऑफ टाइम, क्योंकि टाइम इतना फॉरवर्ड हो चुका है कि नहीं टाइम मिलता। और सेकेंडली क्या है कि जो आप हाउस हेल्प के लिए बुला रहे हैं, जो खाना बना रहा है, कुक बना रहा है, वो किस एनर्जी से बना रहा है आपको नहीं पता। तो वो सारी चीजें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में आ रही है। पहले हम लोग कोई भी खाना खाते थे तो उसमें टेस्ट आता था, आज किसी भी खाने में वो स्वाद ही नहीं है, क्योंकि वो खाना हम लोग अपने हाथ से बनवा के नहीं खा रहे, हमारी मदर, हमारी सिस्टर्स नहीं बना पा रही, टाइम नहीं है, कुक्स बना रहे हैं।
कुक अपने इंटेंशन से बना रहे हैं तो वो चीजें खराब हो जाती है। तो ये फर्क होता है। अगर आप अपने घर के अंदर, आपका घर के अंदर शुद्ध खाना बनता है, तामसिक भोजन नहीं बनता, तो आप अपने किचन के अंदर कुछ भी मंत्र जाप चला के खाइए, वो खाने की एनर्जीज बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। एक्सेलेंट। गीतू जी, माँ बगलामुखी कौन है और कौन सी साधना है उनकी? माँ बगलामुखी 10 महाविद्याओं में से एक महाविद्या है। अच्छा। माँ बगलामुखी आपकी नेगेटिव एनर्जीज को दूर करती है। ओके। आज हम कलयुग में जी रहे हैं। आज इंसान अपने दुख से दुखी नहीं है, सामने वाले के सुख से दुखी है कि वो इतना खुश क्यों है, उतने इतनी सक्सेस कैसे पाली। तो लोग कुछ ना कुछ किसी ना किसी पे नेगेटिव एनर्जीज करते हैं। तो जिनकी भी लाइफ के अंदर ऐसी नेगेटिव एनर्जीज आती हैं, माँ बगलामुखी एक ऐसी महाविद्या है जो इन नेगेटिव एनर्जीज को दूर करती है। अच्छा। अगर आप सच हैं तो ये स्पेशली क्योंकि आज आप मैं माँ बगलामुखी को इन्वोक करती हूँ, मैं उनकी उपासक हूँ। आज आप मेरे पास आ रहे हैं कि गीतू मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे को किसी ने बहुत ज्यादा परेशान कर रखा है, या मेरे पे कुछ कोर्ट केस चल रहा है। अगर आपका कोई कोर्ट केस है जिसका कुछ इलाज ही नहीं, हल ही नहीं निकल पा रहा, बहुत लंबा चलता जा रहा है और अननेसेसरी, जिसमें आप गलत नहीं हो फिर भी आप उस केस में फंसे हुए हो, तो माँ बगलामुखी का हवन कराने से आपको डेफिनेटली उसके अंदर रिजल्ट्स मिलते हैं। अच्छा। लेकिन अगर आप सच हो तो आप मेरे पास आ रहे हो कि देखो कि मेरे ऊपर कोर्ट केस है और मैं सही हूँ, सामने वाला इंसान गलत है, आप मेरे लिए हवन कर दो। तो मेरे तक क्या चीज जो आपने पहुंचाई वही पहुंची। ठीक है, एग्जैक्ट सिचुएशंस मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन माँ तो जानती है जी। अगर आप सच हो और मैंने हवन किया है और उसके अंदर माँ का पूरा साथ है, तो 101% आपको रिजल्ट आएगा। लेकिन आप गलत हो और आप मेरे सामने प्रेजेंट कर रहे हो कि आप गलत नहीं हो, तो आप सोचोगे कि माँ आपको रिजल्ट देंगी? नहीं देंगी। उसके उल्टा आपको बहुत ज्यादा नेगेटिव चीजें आपके सामने आ जाएंगी। ओके। तो ये है माँ बगलामुखी की एनर्जीज, बहुत पावरफुल एनर्जीज, बहुत ज्यादा पावरफुल एनर्जीज, और नेगेटिव एनर्जीज रिमूवल कह सकते हैं हम। ओके। किसी की लाइफ के अंदर कोर्ट केस है, किसी की लाइफ के अंदर ब्लॉकेजेस हैं, नेगेटिव किसी ने कुछ कर दिया है, तंत्र विद्या कर दी है, ऐसी कोई भी क्रियाएं अगर की हुई हैं, तो माँ बगलामुखी की हवन कराने से ये सब चीजें दूर हो जाती हैं। आप वो हवन करते? जी। लोगों के लिए भी ये फैसिलिटी है अगर कोई कराना चाहे मैं तो? करती हूँ। तो कुछ स्पेशल हवन होगा, डिफरेंट वे हर से तरह होता का हवन होता है। अब जैसे अच्छा। बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स हैं जो खुद नहीं जा सकते, ओके, क्योंकि इसके हवन बहुत स्ट्रांग होते हैं। अच्छा। कई बार आप उस एनर्जीज को लेने योग्य ही नहीं होते, आपकी हेल्थ इश्यूज हो जाती है। अभी रिसेंट में मेरे साथ एक केस हुआ था ऐसा। अच्छा, क्या? तो मुंबई की कोई क्लाइंट थे, तो उनका कुछ था, तो उन्होंने मुझे बोला कि मैम मैं हवन में आऊंगी। हाँ। तो आई सेड कि अगर आप आ सकते हो तो आना, अदरवाइज मैं कर दूंगी। शी सेड कि नहीं मैम मैं आ जाऊंगी। मैंने बोला ठीक है आप आ जाओ। वो मेरे साथ हवन में बैठी, 1 घंटे का हवन उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, एडजस्ट हो गया उनसे। उसके बाद उनको वहां की एनर्जीज इतनी हाई हो गई, इतनी हाई एनर्जीज हो गई कि उनको एट लास्ट बीच में से उठना पड़ा, उनको वॉमिट होना शुरू हो गया, क्योंकि वो उस अभी एनर्जीज को लेने के काबिल ही नहीं थी। समझा मैंने। तो ये चीज है, अगर आपके अंदर एनर्जीज हैं और आप ठीक हो तब आप आ सकते हो। अब जैसे बहुत सारे क्लाइंट्स नहीं आ पाते, तो वो हमें संकल्प दे देते हैं कि मैम मेरे को ये प्रॉब्लम है, तो मैं उनको साथ में ये भी कह देती हूँ अगर आपके साथ कुछ गलत आ रहा है, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल, मेरे को सच बताना तभी मैं ये हवन करूँ। हम गलत नहीं कर सकते किसी के भी साथ, तो माँ तो देख रही है ना, तो ये एनर्जीज हैं। तो अलग टाइप का हवन होता होगा कि वैसा ही होता नहीं, है? अलग हवन होता है। इसके अंदर हवन में जैसे लाल मिर्च का हवन होता है, अगर आप मेरी रील्स में देखते हो तो मैं लाल मिर्च का हवन करती हूँ। व्हाट इज दैट? मैंने पहली बार सुनी ये बात। किसी का कोई दुश्मन है,
उसने उसको बहुत ज्यादा परेशान कर रखा है, हाँ। बहुत ज्यादा परेशान किया हुआ है। लेकिन मैंने वही कहा ना, अगर आप ठीक हो तो हाँ। आप ठीक हो, लेकिन आपको कोई बहुत परेशान कर रहा है। अभी मैंने रिसेंट में किसी का हवन किया है, उन्होंने एक प्रॉपर्टी परचेज की और जहां उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी लगा दी उस प्रॉपर्टी को परचेज। आसान नहीं है आज के टाइम में प्रॉपर्टी परचेज करना। बिल्कुल। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी लगा दी उस प्रॉपर्टी को परचेज करने में। जिसके साथ उन्होंने पार्टनर के साथ प्रॉपर्टी परचेज करी, एक बहुत ज्यादा ब्लाइंड फेथ करके हर जगह साइन करते गए। बाद में पता चला कि उनका सिर्फ पैसा गया है, प्रॉपर्टी तो उनके नाम है ही नहीं। वो पार्टनर ने पूरी अपने नाम करवा ली। अच्छा। तब वो मेरे पास आया कि मैम अब हम केस लड़ रहे हैं, हमारा केस ही नहीं खत्म होने को आ रहा। अब ऐसे में आप क्या करोगे? हाँ, मतलब देखो, इंसान हर हाँ, चीज ट्राई करता है ट्राई कि शायद करता है। यहाँ से फायदा तब उन्होंने मुझे बोला, मैंने कहा देखो, अगर आप सच्चे हो तो डेफिनेटली आपका रिजल्ट आएगा ही आएगा। लेकिन इसमें आप ये सोचो आप अभी आए और कल ही आपका रिजल्ट आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। नहीं होता। चीजें 36 दिन के अंदर अंदर सामने आनी आपको शुरू हो जाएंगी। अच्छा। 36 डेज के अंदर अंदर अगर सामने वाला इंसान गलत है तो उसको कुछ ना कुछ रिएक्शंस आने शुरू हो जाएंगे, चाहे उनको हेल्थ इश्यूज आए, चाहे उनका फाइनेंशियल इश्यूज आए, या उनका एक्सीडेंट हो। मतलब कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होंगी जो माँ दिखाएंगी कि आप गलत हो। तो मैं क्या 36 डेज के अंदर देख लेना, उनको ये चीजें नजर आनी शुरू हो जाएगी। उनके लिए हमने हवन किया था, मिर्च का हवन, लाल मिर्च का हवन। अच्छा। जिसमें हमने 11 किलो लाल मिर्च यूज की थी। अच्छा। तो अगर आप वीडियोस में देखोगे, जब हम हवन करते हैं ना, उस समय मुझे खुद कई बार फील होता है कि जब मैं, ऐसा नहीं कि हवन में सिर्फ खुद करती हूँ, मेरे साथ पंडित सब बैठते हैं, क्योंकि सिर्फ अकेले मेरे लिए हवन करना भी बहुत मुश्किल है। हाँ, बिल्कुल। ठीक है ना, क्योंकि मैं इतना अभी उस लेवल तक भी हम नहीं है। तो मैं लेकिन साथ जरूर होती हूँ, क्योंकि अगर कोई मुझे अपनी एनर्जीज दे रहा है तो मैं आगे वहां एक्सचेंज करने के लिए जरूरी है आपकी एनर्जीज होना जी। और जिस समय मैं हवन करती हूँ ना, आप देखोगे मेरा ऑटोमेटिकली फेस का लुक्स चेंज हो जाती है, ऑरा चेंज हो जाता है। अच्छा। एकदम फील होता है कि एक अलग वाइब्रेशंस आ रही है फेस के अंदर। तो जब हम मिर्च का हवन करते हैं ना, जैसे उसकी आग निकलती है, अग्नि निकलती है, वो अग्नि इतनी स्ट्रॉन्ग अग्नि होती है कि वो, अगर आप सही हो तो उस अग्नि की एकदम लुक्स ही चेंज होंगी। तो अब वो उनका हवन हो चुका है। अभी मेरे पास 3 डेज पहले कॉल आया है कि मैम उनके बेटे को हेल्थ इश्यू हुआ है। मैं कि कोई बात नहीं, अभी मुझे हवन किए हुए हार्डली शायद 20 डेज हुए होंगे, 20 डेज भी नहीं हुए होंगे। तो उनके बेटे को हेल्थ इश्यू है। मैं कि कोई बात नहीं, ये संकेत आ गया माँ का कि माँ इज विद यू। अगर आप गलत होते तो उनको कुछ नहीं होता, ये सेम वाइस वर्सा आप तक हो रहा होगा। तो ये चीजें हैं। गीतू, आपको मैं एक इंस्टेंट शेयर करती हूँ, बहुत पर्सनल चीज है जी। कि हम नए घर में शिफ्ट कर रहे थे दिल्ली से गुड़गांव। एंड हमारा जो मूवर्स एंड पैकर्स वाला था, तो वो हमारा पुराना था। हमने 2-3 घर बदले, तो वो हमारे पास हमेशा आता था। एंड ही हैड बीन ऑब्जर्विंग अस दैट अच्छे घर के हैं, यू नो, लोग देखते हैं। राइट राइट। तो सामान तो वही पैक करते हैं घर का। तो जब हम गुड़गांव आए तो उसने ऐसे ही, हम जब बैठे हुए थे तो उसने मेरे हस्बैंड को बोला कि मेरे गुरु हैं और मैं आपको एक ताबीज देता हूँ, आप और आपकी वाइफ को, आप लोग बहुत ग्रो करेंगे। तो हम लोग को लगा कि बिकॉज वी नेवर बिलीव्ड इन ब्लैक मैजिक। पहले मैं नहीं बिलीव करती थी, मुझे लगता था बेकार होता है, बट अब मैं करती हूँ क्योंकि मैं इतने लोगों से बात कर चुकी हूँ। वो ताबीज मैंने और मेरे हस्बैंड ने पहन लिया। छोटा सा था वो, सिल्वर टाइप का। जैसे ही मैं अपने नए घर में आई, विद इन 2-3 डेज आई एम वेयरिंग दैट ताबीज। 2-3 दिनों में मेरे को फीवर, इतना ज्यादा बुखार मेरे को कि मेरी बॉडी ही पड़ गई। लगा डेंगू हो गया। अब नए जगह पे आए हो तो यही सोचोगे ना, नए घर में हो गया है, सब लोग कहते हैं मंत्र चला लो, नया घर एनर्जी खींचता है। सब कुछ कर लिया, परेशान, हॉस्पिटल पे हॉस्पिटल जा रहे हैं, नोबडी कैन डायग्नोस। मेरे को 104 कंटिन्यूसली पैरासिटामोल खाई, बुखार उतरा, फिर 104। 15 दिनों के बाद क्या हुआ कि मैं आई वॉज टेकिंग अ बाथ, मतलब मैं स्पंज कर रही थी
और वो ताबीज टूट गया नहाते हुए। क्योंकि हमारे घर में ठाकुर जी हैं, राधा रानी हैं, और मैं बहुत मानती हूँ उनको, हमारे घर के बड़े हैं वो। तो हम उन्हीं की स्थापना की थी हमने, और बीमारी में मैंने नहाया और वो ताबीज टूटा, और जैसे ही वो ताबीज टूटा, स्टार्टेड फीलिंग बेटर। मैंने वो ताबीज उठाया और मैंने उठा के उसको 14th फ्लोर से नीचे फेंक दिया कि पता नहीं क्या है, किसने पहना दिया। इतने दिन ना मेरा ध्यान ही नहीं गया। राइट। मेरे को शाम को मेरे हस्बैंड जब घर आए, मैंने कहा "ये ताबीज फेंक दो", उन्होंने भी फेंक दिया। और हमें रात को कॉल आता है उस पैकर वाले का कि भैया आप लोग ठीक है? तो उन्होंने बोला हाँ हम तो ठीक है। कह रहे नहीं, वो मेरी बेटी का एक्सीडेंट हो गया और उसकी दोनों टांगे चली गई। आप सोचो, इतना स्ट्रॉन्ग इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो मुझे ही खत्म कर देता। आप व्हाट इज योर व्यू ऑन दिस? मतलब ऐसे एक्सपीरियंसेस तो आप सुनते होंगे। बहुत सुनते हैं। अच्छा। बहुत सुनते हैं। देखो मैं एक चीज मानती हूँ रशी कि अगर आप किसी के लिए गलत कर रहे हैं ना, तो आप अपना गलत होना आपका तय है। सिंपली अगर नॉर्मल भाषा में कहूं, अगर एक उंगली मैं आप पे उठा रही हूं ना, तो ये 3 मेरी तरफ है। जिस दिन मैं इस चैप्टर को समझ जाऊंगी ना, मैं किसी पे उंगली नहीं उठाऊंगी। अगर आप किसी के लिए गलत कर रहे हो, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपके साथ गलत नहीं हो। राइट नाउ नहीं होगा, आफ्टर सम टाइम होगा, लेकिन कितना ज्यादा होगा वो आप सोच भी नहीं सकते। लोग इस चीज को नहीं समझते। लोग ना आज बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जीज की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। बहुत ज्यादा एंटिटीज और ये सब कुछ। ये होता है वैसे? होता सब कुछ है। दिन है तो रात भी है। होता सब कुछ है। लेकिन बात वही है कि क्या कर रहे हो आप। अगर आप इस चीज से डर जाओ कि कल को आपके साथ गलत होगा, तो शायद आप इन चीजों को बहुत ज्यादा इन्वोक नहीं करोगे, हाइप नहीं करोगे। जैसे शरीर है, आत्मा है, ऐसे बुरी आत्माएं भी है। तो बुराई को हम क्यों आह्वान करें? लेकिन आज लोगों के अंदर ना बहुत शॉर्टकट रास्ते चाहिए सक्सेस होने के लिए, चाहे उसके लिए उनको कुछ भी करना पड़े। तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि अगर आप गलत कर रहे हो तो आपके साथ गलत नहीं होगा। और बुरी एनर्जीज का क्या होता है कि वो दलदल है जहां आप अपनी इच्छा अनुसार जा सकते हो, वापसी नहीं है। मतलब अगर आप तंत्र विद्या के अंदर या बुराई के अंदर या नेगेटिव एनर्जीज के अंदर आप इन्वॉल्व हो गए, तो राशि ये वन साइडेड रास्ता है। अच्छा। आप इसमें एंट्री तो कर जाओगे, लेकिन आप एग्जिट नहीं कर सकते। एग्जिट है ही नहीं इसका। ये वो ऐसा होल है जहां आप धंसते ही चले जाओगे। आप निकलने का आपको रास्ता ही नहीं मिलेगा। आपको कोई पकड़ने वाला नहीं है कि अब तू बाहर आ जा। हाँ, क्योंकि आप तो रिमूवल करते हो एंड यू सी द डैमेजेस। तो हम लोग देखते हैं, हम लोग कई बार सोचते हैं कि लोग क्यों ये चीजें कर रहे हैं। क्योंकि मैं जैसे हीलिंग्स करती हूँ, रिमूवल करती हूँ, तो कई लोग ऐसे होते हैं कि जो हमारे पास आते हैं, आप हमेशा देखोगे मेरे पास रुद्राक्ष होते हैं जी। मेरे लिए ये मेरे महादेव मेरे साथ हैं जी। इतना सब कुछ धारण करने के बावजूद भी कई बार हम लोग कैप्चर हो जाते हैं। कैप्चर इन द सेंस कि हमारा सिर भारी होना शुरू हो जाता है। तो जब हम इतना मंत्र जाप करके अपने आप को इतना हाई फ्रिक्वेंसी का करके भी हम हिल जाते हैं, डगमगा जाते हैं, तो नॉर्मल इंसान तो इतना मंत्र जाप करता ही नहीं है। तो वो क्या हो जाता है, उसके ऊपर नेगेटिविटीज आ जाती है। और आप ज्यादातर देखोगे जब नई नई शादी होती है, हर कोई तैयार होता है, बिल्कुल उस समय किसी के घर के अंदर झगड़े शुरू हो जाते हैं। हाँ, ये नॉर्मल है। हस्बैंड वाइफ में झगड़े शुरू हो जाएंगे। नहीं तो अगर एक कपल बहुत अच्छा लग रहा होगा, हेल्थ इश्यूज आ जाएंगे। आपने नए घर में एंट्री करी, तब लोगों की हाय, जिसको हम हाय कहते हैं, नजर कहते हैं, तो ये नेगेटिव एनर्जीज होती है। तो इनसे सटीक सरल उपाय क्या है इन चीजों से बचने का? देखो, ऐसा नहीं मैं कह सकती कि आप बच सकते हो, बिकॉज ऑफ कि आज कोई इतना प्योर नहीं है। या तो आप अपने आप को इस लेवल पे ले आओ कि आपका ऑरा इतना स्ट्रांग हो जाए, इतना पावरफुल हो जाए कि आप तक कोई नेगेटिविटी आ ही ना सके। अगर हम अपना ऑरा स्ट्रांग कर लेते हैं, तो अगर हमारा ऑरा स्ट्रांग है ना, हमारी मंत्र जाप जो है ना, ये हमारे लिए एक शील्ड गार्ड है। अब मेरे को बहुत लोग
कहते भी हैं और कई बार बहुत जेलस, ऐसा नहीं कि हम लोगों से लोग जेलस नहीं करते, बहुत होते होंगे, लेकिन हमारे मंत्र, हमारी पूजा पाठ हमारे लिए वो शील्ड गार्ड है राशि, जो हमारे लिए गलत सोचेगा या हमारे लिए गलत करना चाहेगा, अगर आपने थोड़ा सा भी मेरे तरफ नेगेटिव आने का सोचा, तो वो जो मेरा शील्ड गार्ड है ना, वो आप तक 10x में पहुंच जाएगा। तो उसका भुगतान आपको करना पड़ेगा। जो आपने अभी शील्ड बताया, जो आपने अब कवच बता रहे हैं, जो भी आपके रुद्राक्ष हैं, आपने एक ब्रांड बनाया है प्रारुधि, आई एम श्योर उससे मुझे गिफ्ट मिलने वाला है। सो टेल अस अबाउट दैट। प्रारुधि ये ब्रांड नहीं है, ये महादेव की एनर्जीज हैं। ओके। ये मैं कहती हूँ कि शायद महादेव का दिया हुआ वो मेरे को प्रसाद है कि जिसको मैं अकेले ग्रहण ना करके लोगों तक भी बांट सकूं। ओके। प्रारुधि ना इसका मतलब है एक एनर्जीज, ओके, ग्रोथ इन आपका इनर वे और आउटर वे। ओके। तो सिर्फ आपको बाहरी रूप से नहीं अपनी ग्रोथ करनी, आपको इंटरनल ग्रोथ भी करनी है। तो प्रारुधि बनाने का रीजन सिर्फ यही है कि आज लोग बहुत मिसगाइड हो रहे हैं। हर इंसान स्टोन्स ले रहा है, क्रिस्टल्स ले रहा है, रुद्राक्ष ले रहा है, बहुत सारी चीजें ले रहा है, लेकिन ऑथेंटिक नहीं ले रहा। ऑथेंटिक ना लेने की वजह से वो एनर्जीज आप तक नहीं पहुंच रही। तो कहीं ना कहीं आपके मन के अंदर ये चीज आ रही है, ये सब चीजें फेक है, काम नहीं करती। क्यों काम नहीं करती? क्योंकि आप तक ऑथेंटिक नहीं पहुंच रही। तो सिर्फ यही कारण था कि जो हम चीजें लोगों तक पहुंचाए, उसके अंदर वो जो हमारी इतने समय की हुई पाठ पूजा है, मंत्र है, एनर्जीज हैं, वो सब उन प्रोडक्ट्स के अंदर डाल के तब लोगों तक पहुंचे, ताकि उनको सही यूज मिल सके, उनको हील किया जा सके। कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं इस ब्रांड में? इस ब्रांड में सबसे खास आपको मिलेगा पायराइट पेन। अच्छा, वेरी नाइस। पेन एक ऐसी चीज है जो हर इंसान को चाहिए। साइन करने के लिए भी चाहिए, लिखने के लिए भी चाहिए, सब हर काम में यूज आता है। करेक्ट। और पायरेट पेन ऐसा पेन है जो पायरेट हर कोई जानता है कि मनी अट्रैक्ट करता है। अच्छा। बेशर्ते वो नेचुरल होना चाहिए और ऑथेंटिक होना चाहिए, तो पायरेट वर्क करता है। इसके अंदर हम आपको बहुत सारे ऐसे इत्र देंगे, अच्छा, जो कि आपकी लाइफ को बहुत बैलेंस करेंगे। ओके। ये इत्र सिर्फ खुशबू के लिए नहीं है, ये बेसिकली हमारी खुद की फॉर्मुलेशन है। ओके। ये मेरी खुद की फॉर्मुलेशन होगी, मेरी एनर्जीज होंगी उसके अंदर, और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम लोग नहीं कर सकते, लैक ऑफ टाइम। अब जैसे हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है, बहुत खराब चल रहा है, आपने बहुत सारी रेमेडीज कर ली, लेकिन अगर आप प्रारुधि का इत्र यूज करते हैं रिलेशनशिप वाला, तो आपको आपकी लाइफ के अंदर बहुत सारी चीजें आपकी रिलेशन में स्मूथ होती नजर आएंगी। इसी तरीके से हम हर ग्रह के लिए इत्र बना रहे हैं। अगर हम बात करते हैं आपके ब्लैक मैजिक के लिए या नजर के लिए, तो इसके लिए क्लोव का होना बहुत जरूरी है। अच्छा। लौंग। ओके। अगर हम इसके अंदर सिनेमन और लौंग, ये इन चीजों का फॉर्मुलेशन करके अगर आपको इत्र दे रहे हैं, तो वो आपको डेफिनेटली वर्क करेगा। और वो आपके पास मिलेगा प्रारुधि में? सारे ही प्रारुधि के अंदर हर इत्र आपको ऐसा मिलेगा जो कि आपको एनर्जाइज करेगा। ओके। अगर आपको नींद नहीं आती, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, उसका आपको इत्र मिलेगा। अगर आपके रिलेशनशिप इश्यूज हैं, उसका आपको इत्र मिलेगा। मेरी टीम सिर्फ ऐसी साइंटिफिक टीम नहीं है कि जो बैठी हुई परफ्यूम बना रही है, बकायदा वहां पे मंत्र जाप चलता है, एनर्जीज चलती हैं। तो उसके द्वारा जो चीजें आपको हो रही हैं, मिल रही हैं, वो आपको 100% काम करेगी। तो तभी आप मुझे बोल रहे थे कि तुम आधा ग्लास मत छोड़ो पानी का, कि मेरी एनर्जी इसमें चली गई है। ये आपकी एनर्जीज हैं। अच्छा। अब आपने आधा पानी पिया, आधा आपने उसको दे दिया, फेंक दिया आपने, आपने अपनी एनर्जीज खराब कर दी। एक्सप्लेन दिस मोर। एक्सप्लेन ये है कि जैसे इसके अंदर मैंने कहा ना, अपने पानी आपकी बात सुनता है, तो वो ये आपकी एनर्जीज है ना,
अब इसको आपने आधा यूज किया, आधा आपने इसको यूजलेस कर दिया, तो ये आपकी एनर्जीज कहीं तो खराब हुई ना, आपने उसको ड्रेन कर दिया। तो मैंने कहा ना, पानी लिक्विड मनी भी है। प्रारूधी के इत्र के अंदर आपको कुछ भी ऐसा नहीं मिलेगा जिसके अंदर एनर्जीज नहीं होंगी। ब्यूटीफुल। हर चीज में एनर्जीज डाली गई है। उसके अंदर अगर ऑयल्स भी यूज किए गए हैं तो वो ऑयल्स भी ऐसे हैं जिसके अंदर आपको आपके ग्रहों को बैलेंस करके बनाया गया है। जब से पॉडकास्ट स्टार्ट हुआ है, आप एक बात कंटिन्यूसली, आप अपने इष्ट देव महादेव की बात कर रहे हैं जी। हम उज्जैन की बात करेंगे। जी। मैंने सिर्फ एक संकल्प किया था कि मैं उज्जैन इस साल जाऊंगी, और मुझे बाबा ने बुलाया, ठीक है, महादेव ने बुलाया। मैं काशी विश्वनाथ भी गई हूँ। आप मानोगे नहीं, मुझे और किसी जगह से का ख्याल ही नहीं आता है। या तो मुझे अभी भी महाकाल का आता है, या मुझे महादेव का बनारस से आता है। आपका क्या व्यू है इस बात पे? आप तो हर महीने जाते हो वहां पे अपने आप को हील करने को। मैं नहीं जाती, मेरे महादेव मुझे बुलाते हैं। क्या महत्व है उस जगह का? महाकाल समय, काल मीन्स समय। जब आपका समय परिवर्तन होना होता है ना, तब आप महाकाल जाते हो। बहुत लोगों को मैंने कहते हुए सुन लिया, या बहुत लोग मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि मैम हम बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हैं, हम नहीं जा पा रहे। तो वहां जाना मीन्स महाकाल का आपके तरफ आदेश आना कि अब समय बदल रहा है। जिसका काल के ऊपर भी होल्ड है वो है महाकाल। तो महाकाल की एनर्जीज बहुत हाई एनर्जीज होती हैं। अगर आपकी लाइफ के अंदर बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, बहुत ज्यादा, लेकिन समय परिवर्तन लिखा है, तब आप महाकाल जाएंगे। और ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, और लेकिन अगर ये समय नहीं बदलना, आप जाके भी महाकाल के दर्शन करके नहीं आ सकते। मानती हूँ मैं ये बात। तो महाकाल की एनर्जीज बहुत हाई एनर्जीज हैं, लेकिन लोग नहीं समझते। आज भी लोग जाते हैं, वहां की एनर्जीज को नहीं समझते। अगर आपको महाकाल ने बुलावा दिया है, आप वहां तक पहुंच गए हो, तो एटलीस्ट वहां की एनर्जीज को फील करो। ज्योतिर्लिंग है वो, जहां देखो, महाकाल को स्वरूप में देखना आसान है, हाँ। लेकिन महाकाल की ज्योति को फील करना बहुत कठिन है, बहुत कठिन। तो वहां का जो एक ऑरा, एक वाइब्रेशन है ना, वो इतनी स्ट्रांग है, इतनी स्ट्रांग है कि अगर आप वहां बैठते हो ना, तो लिटरली मुझे आज भी, मैं एवरी मंथ जाती हूँ, कृपा है महाकाल की। और मैं यही कहती हूँ कि जितने भी आपने मुझे श्वास बख्शे हैं, जितने भी दिए हैं, मुझे अपनी राह से अलग मत करना। मेरा ये जो जर्नी है ना, ये चलती चली जाए, ये रुके नहीं। क्योंकि वहां बैठ के ना, मतलब मैं जब आरती अटेंड करती हूँ, शयन आरती अटेंड करती हूँ, भस्म आरती अटेंड करती हूँ, मेरे गूज़बम्स खड़े हो जाते हैं। ये कौन कौन सी आरतीज है? भस्म आरती अटेंड करी मैंने। भस्म आरती जब होती है ना, उस समय वहां की एनर्जीज बहुत हाई हो जाती है। महादेव सिखाते हैं कि जिसको तुम अंत समझते हो, वो मेरा आगाज है। समझे? इंसान भस्म कब बनता है? अपना शरीर छोड़ने के बाद, जलने के बाद। और महाकाल मंदिर में, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में सबसे पहली आरती ही भस्म आरती होती है। तो जहां से हमारा अंत है, वहां से महादेव का आगाज है। तो इस आरती का बहुत महत्व है। लेकिन सिर्फ ये कहना कि हम आरती देख के आ गए, नहीं, इसको समझो। उस आरती को अटेंड करने का, उसको फील करने का मतलब है, वहां पर आप अपना अहंकार, अपना द्वेष, अपने अंदर बुराई को छोड़कर आ रहे हो, भस्म कर आ रहे हो। लेकिन लोग जाते हैं, भस्म आरती अटेंड की, वीडियोस डाली, हमने भस्म आरती अटेंड की। उस समय मेरे को धक्का लगता है, क्यों? जब भस्म आरती होती है वहां पे जी, एक समय आता है आरती के बीच में, वो बोलते हैं कि सारी स्त्रियां अपनी आंखें बंद कर लें। जी। क्या महत्व है उस बात का? उस समय महाकाल को कहते हैं कि फीमेल्स नहीं देख सकते। हाँ। क्योंकि महाकाल अपने दूसरे रूप में होते हैं। उस समय फीमेल्स को देखना अलाउ नहीं होता। तो कहा जाता है कि जैसे अगर हम सेकंड वे में कहें, तो जैसे
हम अगर शाग लेते हैं तो उसी तरीके से महाकाल का श्रृंगार भस्म से किया जा रहा होता है। तो कहा जाता है कि फीमेल्स अपना चेहरा कपड़े से ढक ले और जब उनकी आरती हो जाती है, उनका श्रृंगार शुरू हो जाता है, तब कपड़ा उतरवा दिया जाता है। तो इस आरती को अटेंड करने का बहुत महत्व है, बहुत महत्व। बहुत से लोग आजकल भी बोलने लगे हैं देयर आर एंटिटीज, लिलीपुट, बहुत कुछ ऐसे वर्ड्स हम देखते हैं। कहते हैं बहुत खूबसूरत लेडी होगी या बिल्कुल एजलेस लेडी होगी, उनके साथ पिशाचनी है। होता है ये सब ट्रू है? वैसे ऐसे इजी है आप कोई एंटिटी को साथ लेके चल रहे हो? देखो, होता सब कुछ है, दिन है तो रात भी है, होता सब कुछ है, लेकिन मैं इस राह पर नहीं चलती। मैं बिलीव करती हूँ कि ये वो होल है, वो रास्ता है जहां आप जा सकते हो, आपकी एग्जिट नहीं है। हाँ, बट एंट्री आप कर सकते हो, एग्जिट नहीं है। ये आपने बोला, लेकिन मुझे बताओ, जैसे बोलते हैं कि हमारे देश के बहुत बड़ी कोई वेल नोन फैमिली है, उनकी फोटोज आ जाएंगी कि वो माला जाप कर रही है बैठकर, उनके साथ पिशाचनी है, एजलेस हो गई हैं, करोड़ों का बैग पकड़ के घूमती हैं। देखो, मुझे तो पता नहीं है, मैं तो जो सुनती हूँ, बट इज इट ट्रू? नहीं राशि, इसमें क्या है, लोगों ने ना इसका एक बहुत इजी वे समझ ली है, हर किसी को डराना। तो शायद लोगों को लगता है कि हम एंटिटी किसी को बोल देंगे, किसी को नेगेटिव एनर्जीज बोल देंगे, पिशाचनी बोल देंगे, तो हमारी दुकान बहुत अच्छी चलेगी। ये बहुत इजी है। मैं ये कह रही हूँ कि एस्ट्रोलॉजी जो है ना, वो आपको डराने के लिए नहीं है, आपको क्योर करने के लिए, आपको सेव करने के लिए। आज आप मेरे पास आए हो कि गीतू मेरे हेल्थ इश्यूज हैं या मेरे फाइनेंस इश्यूज हैं, कुछ भी है, XYZ कुछ भी है, मैं सिंपली आपको अगर बोलूंगी कि राशि कुछ नहीं है, आप सिंपल अपना पूजा पाठ करो और मंदिर जाओ और आप गौ माता को रोटी खिलाओ और कुत्तों की सेवा करो, चींटियों को दान करो, तो आप चले जाओगे और बाहर निकलने के बाद आपको लगेगा अरे बेकार में क्या सुन के आ गई, कुछ बताया नहीं ढंग का। ठीक है, क्योंकि आपको ये हजम नहीं होगा। यही आप मेरे पास आओ और मैं आपको जाते ही बोलूं अरे राशि बहुत बहुत मुश्किल टाइम है यार, बहुत मुश्किल टाइम, आपके ऊपर तो इतनी एंटिटी एनर्जीज हैं, अब आपको ये करना पड़ेगा, आप एक काम करो, आपको इसके लिए ऐसी पावर्स लेनी पड़ेंगी, ये करना पड़ेगा, तो वो जो एक हाइप क्रिएट की जाएगी ना, उसमें आप फंस जाओगे। तो वो क्या है, दुकानदारी है। तो एंटिटी एनर्जीज इतना इजी नहीं है इन्वोक करना। उस लेवल तक जाने के लिए ना पहले आपको खुद मरना पड़ता है। ट्रू। आप अगर किसी पिशाचनी को बुला रहे हो, स्पिरिट्स को बुला रहे हो, या सो कॉल्ड कोई भी एंटिटी एनर्जीज को आप बुला रहे हो, तो आप कैसे अपने परिवार के साथ रह सकते हो? ऐसे लोग जो ऐसी एनर्जीज को करते हैं ना, वो आम दुनिया में नहीं रहते, पारिवारिक नहीं रहते, वो शमशानों में अपनी सिद्धियां करते हैं, उनका परिवार से कोई लेना देना नहीं होता। तो होता है। वंडरफुल। और अगर नॉर्मली आके कोई परिवार में रह रहा है, खा पी रहा है, घूम रहा है, पार्टीज कर रहा है, और आके कह रहा है जी मैं एंटिटी एनर्जीज को इन्वोक करता हूँ, तो ये दुकान चला रहा है वो अपनी, और आप जैसे क्लाइंट चलवा रहे हैं तो वो चला रहा है, तो यही चीज है, और कुछ नहीं है। बिल्कुल सही। What is your one last message to all the brands and everyone? मैं सिर्फ यही कहूंगी कि अपना बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग रखो, हर चीज के लिए, कहीं से भी किसी भी चीज से, चाहे आप एनर्जीज को इन्वोक करते हो या परमात्मा को मानते हो या कुछ भी चीजें मानते हो, अपना बिलीव रखो, क्योंकि आने वाला जो 2026 का साल है ना, ये ट्रांसफॉर्मेशन का ईयर है। अच्छा, अभी 9 नंबर गया, दोबारा 1 से गिनती शुरू, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन का साल है। तो इस समय आप जितना ज्यादा अपने आप को बैलेंस रखोगे, अपने ग्रहों को बैलेंस रखोगे, अपनी एनर्जीज को बैलेंस रखोगे, अच्छे कर्मास करोगे, ये साल बहुत अच्छा जाएगा। अदरवाइज ये साल तोड़ देगा। अच्छा, क्योंकि जैसा कर्म करोगे वैसा ही समय आएगा। तो ये आपकी लाइफ के अंदर बहुत कुछ लाने वाला साल है, तो बहुत कुछ लेकर आओ, बहुत अचीवमेंट, जो चीज सोच रखी है ना, जो मैंने स्टार्टिंग में अपने पॉडकास्ट में कहा था कि सूर्य बनो,
जब जगमगाओगे तो दुनिया देखेगी। तो सूर्य का साल है, तो उनकी एनर्जीज को लो। 6 नंबर वालों के लिए मैं 6 नंबर हूँ, क्या मैसेज है ये भी बता दीजिए। 6 नंबर वालों के लिए बहुत अच्छा साल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनको अपना आलस त्यागना होगा, क्योंकि वो कई बार बहुत ज्यादा आलसी भी हो जाते हैं। बेसिकली वो ना बहुत ज्यादा लग्जरी अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, और एक उनको बहुत ज्यादा शौक होता है अपनी तारीफ सुनने का। वो तारीफ उनके लिए कई बार नुकसानदायक हो जाती है, क्योंकि उस तारीफ को सुनते सुनते शायद उनकी आंखों में एक धुंधलापन आ जाता है। वो समझ ही नहीं पाते कौन उनका अपना है और कौन उनका पराया है। वेरी ट्रू। तो इस धुंधलाहट को हटा के एक्चुअल क्या है उसको समझने की कोशिश करो। इस साल जितना आप अपनी इंट्यूशन को सुनेंगे, अपनी एनर्जीज को सुनेंगे, वो आपको सही गाइडलाइन देगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। इट हैज बीन अ वंडरफुल एपिसोड विद गीतू परमार जी, एंड बहुत ही मजा आया आपसे बात थैंक यू सो मच। थैंक यू।